आज की बुक समरी है द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट, जिसे लिखा है जोएल ग्रीनब्लैट ने। आइए बिना कोई भूमिका बांधे शुरू करते हैं आज की बुक समरी द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट बाय जोएल ग्रीनब्लैट। जेसन 6th क्लास में है और उसका च्युइंगम बेचने का बिजनेस है। ये सिर्फ एक आम बिजनेस नहीं है, बल्कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और शायद बहुत अच्छा चल रहा है। कमाल की बात यह है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि समरी को समझना है और उस जादू के फॉर्मूला को खोजना है। क्या आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? तो कोई बात नहीं। क्या ये पहली बार है कि आप इन बड़े शब्दों के बारे में जान रहे हैं? ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। ये समरी एक ऑर्डिनरी कहानी से शुरू होगी और आपको उन सभी शब्दों को साथ साथ सिखाएगी भी। आपको बस इतना करना है कि इस पर भरोसा करना है। और हां, ये बहुत जरूरी है। आपको इस जादू के फॉर्मूले पर भरोसा करना होगा। और इसके बारे में जानने से पहले आप भी बिल्कुल जेसन की तरह ही होंगे। चैप्टर 1। जेसन मेरे बेटे का क्लासमेट है और बहुत अमीर है। 6th क्लास में ही उसका एक बिजनेस है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। जेसन हर रोज च्युइंगम के 4 या 5 पैक खरीदता है और हर पैक 25 सेंट का आता है। लेकिन जेसन पैक में हर एक च्युइंगम की स्टिक को 25 सेंट के दाम में बेचता है। यह छोटा बच्चा एक पैक को बेचकर $1.25 कमाता है। मैंने अपने बेटे बेन से पूछा कि वो क्या सोचता है कि जेसन हाई स्कूल के खत्म होने तक कितना पैसा कमा लेगा। उसने जवाब दिया, लगभग $4000। मैंने अपने बेटे से एक और सवाल पूछा। मैंने पूछा कि अगर जेसन उसे अपने बिजनेस के प्रॉफिट का आधा हिस्सा देता है तो वो अब उसे कितने में खरीदने के लिए तैयार है। उसने फिर से कैलकुलेट किया। उसने मान लिया कि जेसन $4000 नहीं बल्कि सिर्फ $3000 ही कमाएगा। तो इसका मतलब होगा कि बेन जेसन को $1500 देगा। इसलिए मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या वो जेसन को अभी $1500 देने को तैयार है। उसने जवाब दिया, नहीं। बेन ने कहा कि जेसन को उतने पैसे देने का कोई मतलब नहीं होगा जो उसे इतने सालों बाद मिलेंगे। इसके अलावा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका बिजनेस उतना ही शानदार होगा जितना कि आज है। आखिर में बेन ने कहा कि वो जेसन के बिजनेस के लिए $450 देने को तैयार है। अब जाकर मैंने अपने बेटे से कहा कि वो आखिरकार समझ गया है कि मैंने पैसे कमाने के लिए क्या क्या किया है। बच्चा होने के नाते बेन ने कहा कि उसने मुझे कभी च्युइंगम खरीदते हुए नहीं देखा। मैंने कहा कि बिजनेस को उसके असली दाम से मैं बहुत कम में खरीदता हूं। बेन ने सोचा कि यह तो बहुत आसान था। कोई $1000 के बिजनेस को $500 में क्यों बेचेगा? उसके और कई लोगों के इस जादुई सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये बुक लिखने का फैसला किया। किस्मत को समझने और बनाने के लिए आपको एक लंबी कहानी सुननी पड़ेगी और उस पर भरोसा करना होगा। ये कहानी एक जादुई फॉर्मूले के साथ खत्म होती है जो आपको अमीर बना सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह फॉर्मूला आपको अमीर नहीं बना सकता है तो यह आपके लिए काम नहीं करेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 2। आपने जो पैसा कमाया है उसे खर्च करना बहुत आसान है। जब मैं छोटा था तो मैंने अपना सारा पैसा जॉनसन स्मिथ नाम की कंपनी पर खर्च करने का फैसला किया। वो कंपनी वूपी तकिया और खुजली का पाउडर बेचती थी। मैंने एक बार वहां से 10 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा बैलून खरीदा था। मैं और मेरा भाई किसी तरह वैक्यूम क्लीनर की हवा के फ्लो को उल्टा करके इसे फुलाने में कामयाब रहे। सामने के दरवाजे से बाहर निकलने के लिए गुब्बारा काफी बड़ा था, इसलिए हमने गुब्बारे को अपनी पीठ से धक्का दिया और वो दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन हम एक बात भूल गए। घर के अंदर की गर्म हवा की तुलना में बाहर की हवा ठंडी थी और गुब्बारे में भरी हवा गर्म थी। मुझे और मेरे भाई को छोड़कर हर कोई जानता था कि गर्म हवा ऊपर उठती है। हम कितने पागल थे। बैलून उड़कर दूर जाने लगा और हम आधा मील तक उसका पीछा करते रहे जब तक कि वो एक पेड़ पर अटक नहीं गया। उस दिन मैंने एक सबक सीखा। बड़े साइज के बैलून को खरीदने के लिए कभी भी पैसा बर्बाद न करें जिसका आपको 3 मील तक पीछा करना पड़ सकता है। तो अगर आप अपना पैसा बर्बाद नहीं करते हैं तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? आप इसे सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप $1000 बचाने में कामयाब हो गए हैं। आप इसे कहां और कैसे रखेंगे जहां ये $1000 से ज्यादा हो सके? शायद आप इसे गुल्लक में या तकिए के नीचे रख सकते हैं,
लेकिन जब आप सालों बाद इसे देखेंगे तो आपको ये उतने ही पैसे दिखाई देंगे, क्योंकि वो पैसा वहां पड़े पड़े अपने आप बढ़ेगा नहीं। दरअसल सालों पहले आप इस पैसे से जो चीजें खरीदना चाहते थे वो पहले से और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। शॉर्ट में कहें तो तकिया पैसे को नहीं बढ़ा सकता है। अब चलिए प्लान बी देखते हैं, जो शायद बेहतर हो सकता है। मान लीजिए कि आपने अपना सारा पैसा बैंक में डाल दिया। ये न सिर्फ आपके पैसे को रखेगा बल्कि आपको हर साल इंटरेस्ट भी देगा। 5 सालों के बाद आपका $1000 1267 यानी कि $1267 हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल बुरा सौदा नहीं है। अब आइए प्लान सी को देखते हैं। इस प्लान को बैंक की जरूरत किसे है यह भी कहा जाता है। आप बैंक को छोड़ सकते हैं और अपना पैसा किसी बिजनेस को उधार दे सकते हैं। ऐसा आप बॉन्ड्स के जरिए कर सकते हैं। अगर आप मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी कंपनी से $1000 का बॉन्ड खरीदते हैं तो कंपनी आपको हर साल 8% इंटरेस्ट देगी और 10 सालों के खत्म होने पर आपके $1000 भी लौटाएगी। तो ये तो प्लान बी से बहुत अच्छा है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर कंपनी के साथ कुछ गलत होता है तो हो सकता है कि वो आपको कोई इंटरेस्ट ना दे। यही कारण है कि रिस्की कंपनियों को एस्टैब्लिश्ड यानी कि जमी जमाई कंपनियों की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आप कोई रिस्क लेने में कंफर्टेबल नहीं है तो गवर्नमेंट के जरिए बेचे जाने वाले बॉन्ड खरीदें। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड पर एनुअल इंटरेस्ट रेट 6% है। इसके बारे में ध्यान से सोचें। अगर कोई आपसे लंबे टाइम के लिए पैसे उधार लेने के लिए कह रहा है तो उसकी एनुअल इंटरेस्ट रेट 6% से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रिस्क फ्री बॉन्ड खरीद सकते हैं तो आप रिस्की बॉन्ड क्यों खरीदेंगे? आखिरकार आप गवर्नमेंट को उधार देकर 6% रिस्क फ्री इंटरेस्ट पा सकते हैं। चैप्टर 3। तो अब जब हमने ये पता लगाने के कुछ तरीके खोज लिए हैं कि हमारे पैसे का क्या करना है, तो आइए कुछ और तरीके देखें। किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? समय के साथ जशन बड़ा होगा और शायद उसके पास एक च्युइंगम की दुकान हो। उसके पास च्युइंगम की कई और दुकानें भी हो सकती हैं। वो एक लिमोसिन या एक घर खरीदना चाहता होगा, इसलिए वो अपने बिजनेस के आधे हिस्से के लिए अपना बिजनेस $6 मिलियन में बेचना चाहता होगा। लेकिन ये उतना पैसा है जो हम में से ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो ओनरशिप को 1 लाख बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है, जिसे शेयर कहा जाता है। वो अपने लिए 5 लाख शेयर रखने का प्लान करता है और बाकी 5 लाख शेयर को $12 में यानी कि $12 में पर शेयर के हिसाब से बेचने का प्लान बनाता है। एग्जाम्पल के लिए आप 10,000 शेयर खरीदना चाहते हैं, जो बिजनेस के 1% के बराबर होगा। इस 1% का मतलब ये नहीं है कि आप एक स्टोर के एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पूरे च्युइंगम के बिजनेस के फ्यूचर की कमाई का 1% मिलेगा। तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? यह तय करने के लिए जेसन ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। जेसन ने पिछले साल $10 मिलियन की च्युइंगम बेची थी। ये वो कीमत थी जिस पर उसने च्युइंगम बेची थी, न कि वो प्रॉफिट है जो उसने कमाया था। कंपनी के कुछ खर्चे भी होते हैं। च्युइंगम की कॉस्ट यानी कि कीमत करीब $6 मिलियन थी। जेसन को अपनी दुकान का किराया भी देना पड़ता है, एम्प्लॉयज की सैलरी, बिजली के बिल और कई खर्चों की वजह से ये $2 मिलियन बनता है। $2 मिलियन का 40% टैक्स में चला गया, तो बिजनेस का प्रॉफिट $1.2 मिलियन था। जेसन ने सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में दी थी, जिसे इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपको अपने पहले साल में 10% का रिटर्न मिलेगा। यह बॉन्ड 6% से कहीं ज्यादा है, लेकिन हमें कुछ बातों पर गौर करना होगा। सबसे पहले यह कि यह पिछले साल च्युइंगम में मिला प्रॉफिट है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या आगे भी बिजनेस इससे ज्यादा या इतना ही या उससे भी कम कमाएगा। जब हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह बिजनेस अगले साल कितना कमाएगा, तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम अपनी भविष्यवाणी को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। तीसरा, हमें यह सोचना होगा कि क्या फ्यूचर में बिजनेस अच्छा चलेगा। क्या ये सारी जानकारी आपको कंफ्यूज कर रही है? क्या आपको लगता है कि आप इन मुश्किल कैलकुलेशंस को नहीं करते और ये रिस्क नहीं उठा सकते हैं? थोड़ा भरोसा कीजिए, आगे सुनते रहिए। चैप्टर 4। मैं एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी में बिजनेस के स्टूडेंट को इन्वेस्टमेंट कोर्स पढ़ा रहा था। हर साल क्लास के पहले दिन मैं क्लास में जाता और न्यूज़पेपर का फाइनेंशियल सेक्शन खोलता।
मैं अपने स्टूडेंट से बड़ी कंपनियों के नाम बोलने के लिए कहता था। स्टूडेंट IBM, जनरल मोटर्स और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे नाम लेते थे। मैं कंपनी के नाम खोजने के लिए पेपर में देखता और उन्हें बताता था कि इन कंपनी के शेयरों को उनके सबसे ऊंचे और नीचे दाम पर बेचा गया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता कि इन कीमतों में कितना फर्क है। मैं अपने स्टूडेंट से पूछता कि यह कैसे हो सकता है। IBM जैसी कंपनी अपने शेयरों को सबसे ऊंची कीमत $93 और सबसे नीची कीमत $55 में कैसे बेच सकती है। मान लीजिए कि आपने अनुमान लगाया है कि जेसन के बिजनेस का एक शेयर $10 से $12 के बीच का था। साल के अलग अलग समय में इसके शेयर $6 और $11 के बीच खरीदे जा सकते थे। अगर आप बिजनेस के असली वर्थ के बारे में जानते होते तो $11 पर शेयर खरीदना मुश्किल हो सकता था, लेकिन $6 में एक शेयर खरीदना बहुत अच्छी डील होती। सबसे महान शेयर बाजार के राइटर्स में से एक बेंजामिन ग्राहम ने इसे इस तरह लिखा। मिस्टर मार्केट नाम के एक आदमी को इमेजिन करें जिसका मिजाज थोड़ा सा अजीब सा है और पल पल बदलता रहता है। हर दिन वो किसी न किसी कीमत पर शेयर खरीदने की बात करता है। कभी कभी वो अच्छे मूड में होता है और शेयरों को उनके दाम से बहुत ज्यादा पर बेचता है, और जिस दिन वो उदास रहता है तो वो बहुत कम कीमत में शेयर बेचता है। शेयर मार्केट की दुनिया ठीक इसी तरह काम करती है। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए? आपको शेयर तब खरीदना चाहिए जब मिस्टर मार्केट उदास हो और कम कीमत पर शेयर को बेचने को तैयार हो। किसी बिजनेस के असली वैल्यू और आपके द्वारा दिए गए बड़े डिस्काउंट के बीच के इस फर्क को सेफ्टी मार्जिन कहा जाता है। इसका ध्यान जरूर रखें और आप आगे जाने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 5। कराटे किड मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। फिल्म में एक सीन है जो मेरे लिए खास मायने रखता है। उम्र दराज कराटे मास्टर मिस्टर मियागी को अपने स्टूडेंट डैनियल को लड़ना सिखाना होता है, लेकिन वो कराटे सीखने के बजाय डैनियल को काम पर लगा देते हैं। वो उसे गाड़ी पर मां की परत लगाने, फेंस यानी बाड़े को पेंट करने वगैरह का काम देते हैं। कुछ सीन के बाद डैनियल ये अजीबोगरीब काम करते करते थक जाता है। वो अपने गुरु से पूछता है कि कराटे सिखाने के बजाय वो उससे इतने आसान काम क्यों करवा रहे हैं। मिस्टर मियागी अपने स्टूडेंट पर चीजें फेंकने लगते हैं और वो उनसे बचने की कोशिश करता है। इसमें वो मोमेंट काम में आते हैं जो उसने गाड़ी पर मां की परत लगाते समय सीखा था। मिस्टर मियागी मुक्का मारते हैं और कहते हैं कि पेंट द फेंस। ऐसे आसान टेक्निक को सीखकर डैनियल अनजाने में ही कराटे का मास्टर बन गया था। इसी तरह बहुत ही आसान टूल आपको स्टॉक मास्टर बना सकते हैं। आइए अपनी कहानी के हीरो जेसन पर वापस आते हैं। हमने उसकी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखा और 10% रिटर्न की कैलकुलेशन की। रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए हमने शेयर की अर्निंग को शेयर के प्राइस से डिवाइड किया। इसे अर्निंग्स यील्ड कहा जाता है। अब हमें यह देखना होगा कि बिजनेस अच्छा है या बुरा। क्या होता अगर जेसन के एक दोस्त जिम्बो के पास भी कई दुकानें होती तो? अगर आपको जिम्बो की बिजनेस चेन जस्ट ब्रोकोली खरीदने का मौका मिले तो? अगर उसे भी पिछले साल 2.5% का प्रॉफिट हुआ होता तो? ऐसे में आपको कौन से बिजनेस का शेयर खरीदना चाहिए? पिछले साल जेसन के बिजनेस में $2 मिलियन का प्रॉफिट हुआ और जिम्बो के बिजनेस में $10,000 का प्रॉफिट हुआ। क्या ये साफ नहीं है कि आप जेसन के बिजनेस का शेयर खरीदेंगे? अगर आप अच्छी कंपनियों के शेयर को खरीदना और उन्हें सिर्फ सस्ते दामों पर खरीदना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। बस 2 पॉइंट्स याद रखिए। एक, कम कीमत वाला शेयर लें। दूसरा, एक अच्छी कंपनी चुनें। ये 2 पॉइंट्स का मेल बहुत सारा पैसा बनाने का सीक्रेट है। चैप्टर 6। अब हम जादू के फॉर्मूले के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम सिर्फ उन कंपनियों में शेयर खरीदने का फैसला करते हैं जिनमें ज्यादा प्रॉफिट और कैपिटल पर ज्यादा रिटर्न दोनों होते हैं, क्या होगा अगर हम सिर्फ अच्छी कंपनियों में शेयर खरीदने का फैसला करें और सिर्फ तभी जब उन्हें कम प्राइस पर बेचा जाए? इससे हम बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि असली दुनिया में सब कुछ इतना आसान होगा? फॉर्मूले पर आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजामिन ग्राहम का अपना एक फॉर्मूला था। वो शेयरों को तभी खरीदते थे जब प्राइस इतने कम हो कि खरीदारी की प्राइस उस इनकम से कम हो जो बिजनेस बंद होने पर मिल सकता है। तो फिर
हमारे फॉर्मूले के बारे में क्या? फॉर्मूला एक मेजर यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए पाए गए सबसे बड़ी 3,500 कंपनियों की लिस्ट के साथ शुरू होता है। फिर हर कंपनी को उसकी कैपिटल पर रिटर्न के हिसाब से रैंक किया जाता है। फिर सभी कंपनियों को 1 से 3500 तक यानी कि 3,500 तक रैंक किया जाता है, लेकिन अर्निंग यील्ड के हिसाब से। आखिर में इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो अगर किसी कंपनी ने कैपिटल रिटर्न्स के मामले में 230 और अर्निंग यील्ड के मामले में 1 रैंक हासिल किया है, तो उसकी आखिरी रैंक 230+1 यानी कि 231 हो जाएगी। सबसे अच्छी रैंक वाली कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने लायक होती हैं। चैप्टर 7 एंड 8। मैं कभी नहीं समझ पाया कि अमेरिका ने रिवॉल्यूशनरी वॉर कैसे जीता। 13 कॉलोनी दुनिया के सबसे मजबूत देश इंग्लैंड के खिलाफ थे। उसके पास सबसे अच्छी सेना, सबसे अच्छी नेवी और सबसे ज्यादा पैसा था। फिर भी हम किसी तरह जीतने में कामयाब रहे। ये कैसे हुआ? मेरे पास एक थ्योरी है। मुझे लगता है कि हम जंग जीत पाए क्योंकि हम बेवकूफों के झुंड के खिलाफ थे। ब्रिटिश सेना एकदम सामने खड़ी थी। हम चट्टानों के पीछे छुपे हुए थे और टारगेट पर गोलाबारी कर रहे थे, इसलिए हम जीत गए। मुझे यह समझ में नहीं आता कि वे पहली बार इस तरह से लड़कर जीतने में कैसे कामयाब रहे। जब उन्होंने ये दोबारा किया तब वो उसी स्ट्रेटेजी का बार बार इस्तेमाल करते रहे, इसलिए वो अंत में हार गए। यहां भी यही बात लागू होती है। हमारे पास एक जादू का फॉर्मूला है जो पहले बहुत बार काम करता आया है, लेकिन इससे पहले कि हम अपना सारा पैसा इस फॉर्मूले में लगाएं, हमें यह सोचना होगा कि अगर सभी को इसके बारे में पता होगा तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। जादू का फॉर्मूला महीनों तक काम नहीं करता है और कभी कभी तो साल भर भी नहीं चल सकता। इसलिए जादू के फॉर्मूले को फॉलो करते रहना आसान नहीं है। पैसा खोना और इसे करते रहना आसान नहीं है। लेकिन अगर जादू का फॉर्मूला हर समय काम करता तो सभी ने एक ही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया होता और फिर यह बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसलिए हम लकी हैं कि जादू का फॉर्मूला हर समय काम नहीं करता है। चैप्टर 9, 10 एंड 11। मैं बहुत अच्छा सेलर नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे सिर्फ बोट में सफर करना पसंद है। और ऐसे ही कितने लोग शेयर मार्केट के बारे में महसूस करते हैं। हो सकता है कि वे इसमें अच्छे ना हों, लेकिन वे अलग अलग शेयर्स को चुनना पसंद करेंगे और जादू के फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो हां, मैंने कुछ लिखा है जो मैं चाहता हूं कि आप जानें। आप जो खोज रहे हैं उसके बारे में सोच विचार किए बिना अलग अलग स्टॉक चुनना एक जलती हुई माचिस के साथ डायनामाइट फैक्ट्री के पास से गुजरने जैसा है। आप जिंदा तो बच सकते हैं, लेकिन यह बेवकूफी से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो आप स्टॉक कैसे चुन सकते हैं? आपको फ्यूचर के सालों में कंपनी की अर्निंग्स यानी कमाई का अंदाजा लगाना होगा। यह करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। मगर अगर आप इसे एनालाइज नहीं कर सकते हैं तो फॉर्मूले पर टिके रहें। चैप्टर 12 एंड 13। मैं कभी भी अपने बच्चों को दांत की परी की सच्चाई से पूरी तरह से नहीं बता पाया। शायद मैं चाहता हूं कि वे लंबे समय तक अपने बचपन में ही रहें। मेरे घर में मेरे बच्चे जिस भी कहानी पर भरोसा करना चाहते हैं उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में कहानी का सिर्फ एक ही वर्जन है जो मैं उन्हें बताना चाहता हूं। यहां कोई दांत की परी नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में पैसा कभी भी जादुई तरीके से आपके तकिए के नीचे नहीं आ जाएगा। अक्सर लोग मदद के लिए शेयर ब्रोकर की मदद लेते हैं। स्टॉक ब्रोकर आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचने में माहिर होते हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए पैसा दिया जाता है और वे पैसा कमाने में आपकी मदद कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड की ओर भी रुख कर सकते हैं। यह स्टॉक बॉन्ड का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है और एक प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन आप फिर से वही रिस्क उठा रहे हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचने के लिए पैसे दिए जाते हैं। हो सकता है कि वो पैसा कमाने में आपकी मदद का इरादा न रखता हो। याद रखें, जब कोई आपके पास 25 सेंट में च्युइंगम की एक स्टिक बेचने आए तो उसे ना खरीदें।
वे 25 सेंट सालों बाद आपका फ्यूचर बना सकते हैं। जहां भी और जब भी हो सके पैसे बचाएं। और मुझे उम्मीद है कि इस समरी और इसके स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आपको अपने सभी इन्वेस्टमेंट गोल्स तक पहुंचने में मदद करेंगे। आपको कामयाबी मिले, आगे बढ़िए और अपने जीवन के जैसन बनिए। कहानी भी हुई, समरी भी हुई और अब वक्त है कंक्लूजन का। इस समरी ने आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स सिखाए। जेसन और उसकी च्युइंगम बिजनेस ने आपको एक महान इन्वेस्टर बनना सिखाया। आपने जादू का फॉर्मूला और उसका महत्व जाना। आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले सभी आसान और मुश्किल शर्तों को समझा जिन्हें आपको जानना जरूरी है। चाहे आप नौसिखिया हों जिन्होंने पहले कभी कोई इन्वेस्टमेंट की किताब नहीं पढ़ी या वॉल स्ट्रीट के प्रोफेशनल हों, इस समरी ने आपको ऐसे रहस्य यानी कि ऐसे सीक्रेट सिखाए हैं जिन्हें जानकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप मार्केट में जाने और उसे हरा देने के लिए तैयार हैं।